गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के बही खाता के साझेदारी के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। आज मैंने बताया था साझेदारी बेस में पिछले वीडियो में कि जिस डेट में मान लीजिए दो साझेदार यहां पे हैं ए बी, वो अपना पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, वो इस डेट में सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देना चाहते हैं। तो बात आती है कि यहां पर पुरानी फर्म है और जब सी प्रवेश कर लेगा, जब तीन साझेदार हो जाएंगे ए बी और सी, तो ये नई फर्म मानी जाती है। तो यहां पर पुरानी फर्म को समाप्त करके एक नई फर्म का गठन किया जाता है, इसे पुनर्गठन कहते हैं। पुरानी फर्म को समाप्त करके नई फर्म का गठन किया जाता है। अब पुरानी फर्म का क्या मतलब है? पुरानी फर्म का मतलब होता है, उसकी मेन चीज होती है उसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंतर्गत लायबिलिटीज और एसेट्स होती हैं। दो कॉलम होते हैं इसमें, लायबिलिटीज और एसेट्स। यहां पर पुरानी फर्म को समाप्त करके जो ए और बी जिसमें दो साझेदार थे, आज खत्म करके नई फर्म बनाएंगे जिसमें ए बी और सी तीन साझेदार हो जाएंगे। तो फर्म खत्म कैसे की जाती है उसकी बात आएगी। यहां पर लायबिलिटीज में कैपिटल डी होती है क्योंकि पहले दो साझेदार होते हैं ए और बी, और अदर लायबिलिटीज दे रखी होती हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज। उसके बाद बहुत सी एसेट्स दे रखी होती हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बहुत सी एसेट्स दी होती हैं। तो हमें पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत क्या करना होता है? पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, यहां पर अवितरित लाभ या हानि होते हैं। यहां पर होते हैं, यहां पर होगा अवितरित लाभ और यहां पर होगी अवितरित हानि। अवितरित लाभ और हानि ये किसके फर्म में थी? ए और बी की। तो ए और बी को ही इनको दिया जाता है, सी को इसमें हिस्सा इनका नहीं दिया जाता है, क्योंकि सी तो आज की डेट से साझेदार बना है। पिछले जो भी लाभ या हानि होते हैं, क्योंकि फर्म ए और बी की है, तो लाभ और हानि यदि अवितरित है यानी साझेदारों ने भी उनका आपस में कोई बंटवारा नहीं किया है, तो नई फर्म बनाने से पहले ऐसे अवितरित लाभ या हानि को वो बांटकर समाप्त कर देते हैं। वो करना भी जरूरी है, क्योंकि यदि लाभ या हानि नहीं बांटे जाएंगे, समाप्त नहीं किए जाएंगे, तो जब आगे नेक्स्ट नई फर्म में पहुंचेंगे तो उसका दावेदार सी भी बन जाएगा, सी भी उस लाभ में से हिस्सा मांगने लगेगा। इसलिए नई फर्म का गठन करने से पहले जितने भी लाभ या हानि पुराने चिट्ठे में दिए होते हैं उनको सबको समाप्त करना होता है। ये तो हमें दिख रहे हैं कि अवितरित लाभ यहां लिखा है, जनरल रिजर्व है या लाभ हानि का शेष है, या यहाँ पर कोई हानि है, तो उसको समाप्त, यहाँ तो हमें बैलेंस शीट देखने से पता चल जाता है, तो हम उसको बांट देते हैं, समाप्त कर देते हैं, आगे वो फर्म में नहीं पहुंचता। लेकिन कभी कभी ऐसे लाभ या हानि होते हैं जो दिखाई नहीं देते मतलब जो संपत्तियों के मूल्य और दायित्वों के मूल्य घटने बढ़ने के कारण होते हैं। मान लीजिए कि फर्म में कोई भी एसेट्स, बाई चांस मान लीजिए फर्नीचर है, पुरानी फर्म में फर्नीचर मान लीजिए 10,000 का लिखा है, क्या आज एक साल बाद उसकी कीमत 10,000 ही रही होगी? कुछ ना कुछ कीमत या तो घटी होगी या बढ़ी होगी। इसी तरह अन्य संपत्तियां, मान लीजिए मशीन लिखी है, मशीन मान लीजिए 20,000 की लिखी है, तो क्या वो मशीन पूरे साल उसने वर्क किया, पूरे साल उत्पादन किया, प्रोडक्शन दिया, तो क्या आज भी उसकी कीमत नई फर्म में 20,000 मान लें? इसी तरह लायबिलिटीज हैं, कुछ लायबिलिटीज का हम भुगतान कर देते हैं, कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ हो जाता है ऐसा, तो लायबिलिटीज भी जितनी थी क्या वो भी उतनी ही मान लें नई फर्म में? लेकिन अब हम जानते हैं कि संपत्तियों का मूल्य घटता बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए मशीन की बात करते हैं, मशीन उत्पादन करती है, घिसती है, तो क्या एक साल काम करने के बाद आज भी उसकी कीमत 20,000 रही होगी? नहीं ना कुछ तो कम हुई होगी। तो कितनी कम हुई होगी?
वो कैसे पता करें? तो जब हम नई फर्म में पहुंचते हैं तो पुराने फर्म में, पुरानी चिट्ठे में जितनी भी दायित्व और संपत्ति दी होती हैं, उनके मूल्य घटने और बढ़ने के कारण कुछ ना कुछ लाभ या हानि होती है, वो भी पुराने साझेदारों को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि नए साझेदार को उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो संपत्तियों के मूल्य कुछ के घटते हैं, कुछ के बढ़ते हैं, दायित्वों के मूल्य कुछ के घटते हैं, कुछ के बढ़ते हैं। तो इन घटने से और बढ़ने से सी को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये सारे मूल्यांकन पहले के किए जा रहे हैं। सी जो जिम्मेदार है फर्म के लिए वो इस डेट से है। यदि इस डेट में किसी संपत्ति का मूल्य कम होता है या बढ़ता है तो उसको सी को हिस्सा उसमें दिया जाएगा, यानी सी भी उत्तरदायित्व होगा उसका। लेकिन पुरानी फर्म में जब संपत्तियों का मूल्य घटता है या बढ़ता है, या दायित्वों का मूल्य या घटता है या बढ़ता है, तो सी को उससे कोई मतलब नहीं होता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है? नए साझेदार के प्रवेश के समय या किसी विद्यमान फर्म में पुराने साझेदार के अवकाश के समय या मृत्यु के समय या किसी साझेदारी फर्म को बेचते समय इन संपत्तियों एवं दायित्वों का जो मूल्य घटता है और बढ़ता है, उस घटे हुए मूल्य अथवा बढ़े हुए मूल्य का लेखा जिस खाते में किया जाता है वो पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। एक बार और समझेंगे, जब इसमें 4 कंडीशन है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है अगले टॉपिक जो कि रिटायरमेंट है या डेथ है उसमें भी यूज होगा, तो वहां भी इसके यही रूल्स हैं। इसलिए है किसी साझेदार के, किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय, दूसरा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय, तीसरा किसी साझेदार की मृत्यु के समय, तो चौथा यदि हम फर्म को बेच रहे हैं तो उस समय संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इनके मूल्य में जो भी कमी वृद्धि होती है वो जिस खाते में दिखाई जाती है वो पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। ठीक है, जो भी कमी होगी, मान लीजिए आज संपत्ति वो ये जो 20 की थी 18 की रह गई, ये 20 की थी, अब नई फर्म में मशीन बता रहे हैं 18 की, तो ये 2000 जो डिफरेंस आया है इसकी एंट्री कहां की जाएगी? तो ये कमी हो गई मशीन में, तो ये कमी जो की कहां लिखी जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसी तरह मान लेते हैं फर्नीचर 10 का था, 12,500 का हो गया। अब ये इसके 2,500 रुपए बढ़े, वो 2,500 रुपए कहां लिखे जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि फर्म में संपत्तियों को उनके घटे हुए मूल्य के बाद या बढ़े हुए मूल्य के बाद दिखाया जाता है, तो इनमें जो भी कमी या वृद्धि होती है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में की जाती है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 4 चीजों से निकलकर बनता है, संपत्तियों और दायित्व, संपत्तियों और दायित्व। लेकिन ये तो 2 हुई, यहां पे देखेंगे अब हमें 2 चीजें देखनी है किसी संपत्ति में या दायित्व में। मैंने बात की थी वृद्धि की और कमी की, तो वृद्धि और कमी की बात करेंगे। थोड़ा मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूं, हाथ के हाथ अकाउंट में भी ये चल जाएगा, फिर मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। यहां लिखते हैं हम कमी और यहां लिखते हैं हम वृद्धि। दायित्व में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, संपत्ति में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। मान लो कोई दायित्व खत्म हो जाता है, पहले बैलेंस शीट में था अब नहीं है, अब नई बैलेंस, तो क्या हुई? कमी हो गई ना सारी की सारी। अब सारी की क्या सारी कमी हो गई। यहां पे कमी और वृद्धि की बात करेंगे, यहां पर अब कमी और वृद्धि की बात करेंगे। तो संपत्ति में कमी भी हो सकती है और संपत्ति में वृद्धि भी हो सकती है। इसी तरह कोई भी लायबिलिटीज हो सकती है, लायबिलिटीज में भी यही रूल्स लागू होता है, उसमें भी कमी हो सकती है और लायबिलिटीज में वृद्धि भी हो सकती है। तो कमी और वृद्धि के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर कमी और वृद्धि, यहां 4 चीजें बन गई हैं, एसेट्स में कमी वृद्धि और लायबिलिटीज में कमी वृद्धि। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब भी एसेट्स में वृद्धि होगी, हम मान लो फर्नीचर खरीद के लाए, तो जनरल एंट्री आप लोगों को आती होगी, फर्नीचर खरीद के लाए
तो क्या एंट्री करते हैं फर्नीचर को, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट? क्योंकि वो फर्म में आया है, फर्म में उस फर्नीचर की वृद्धि हुई है। इसके अपोजिट यदि हम मशीन बेच देते हैं फर्म से, तो हम क्या करते हैं मशीन को, मशीन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, यानी मशीन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो फर्म से चली गई, यानी फर्म में कमी हुई है। तो जब संपत्तियों में वृद्धि होती है तो वो क्या होती है, डेबिट, और जब संपत्ति में कमी होती है तो वो होती है क्रेडिट। किसी भी संपत्ति में, यहां पर जो एसेट्स में जो भी संपत्ति दी है, यदि उसमें इंक्रीज हो रही है, कुछ भी बढ़े, फर्नीचर बढ़े तो फर्नीचर डेबिट, मशीन बढ़े तो मशीन डेबिट, और भी बिल्डिंग बने तो बिल्डिंग डेबिट, बताया जाता है नीचे कि किस संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है, तो उस संपत्ति को उतने रुपए से डेबिट कर दिया जाता है, यानी संपत्ति बढ़ने पर संपत्तियों को डेबिट किया जाता है। इसका उल्टा, यदि संपत्ति में कमी होती है, यदि संपत्ति में कमी होती है तो उन संपत्ति को क्रेडिट कर दिया जाता है, टू फर्नीचर टू मशीन, उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और संपत्ति घटती है तो क्रेडिट करते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा लायबिलिटीज पे आते हैं। लायबिलिटीज में जब कमी होती है, संपत्तियां हमेशा क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। एक सीधी सी बात आपको याद रखनी है, हमेशा संपत्तियां डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। तो यदि हम डेबिट को ही बढ़ा दें, डेबिट कर दें, तो डेबिट बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगी, और यदि हम लायबिलिटीज को क्रेडिट कर रहे हैं तो बढ़ेगी, क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। लेकिन यदि हम लायबिलिटीज को उसका उल्टा यानी डेबिट कर दें, तो इसका मतलब है कि लायबिलिटीज कम हो रही है, क्योंकि लायबिलिटीज हमारे दायित्व हैं और दायित्व हमेशा क्रेडिट होते हैं। अब उसका उल्टा, बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, यदि वो घटे तो डेबिट होंगे। और इसी तरह जब वो क्या बढ़ेंगे, यानी लायबिलिटीज कम होगी तो डेबिट, और जब लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। यहां पर आपको चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, और बढ़ेगी तो डेबिट, और जब कम होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटीज घटेगी यानी कम होगी तो डेबिट, और बढ़ेगी तो क्रेडिट की जाती है। इन चारों बातों से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब बल्कि मैं कहता हूं कि लगभग 40-50% पार्टनरशिप इसी बात पर निर्भर करती है। यदि हम डेबिट क्रेडिट को केवल लायबिलिटीज की और एसेट्स की कमी वृद्धि को लेकर चलें तो हमें जनरल एंट्रीज भी बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाती हैं। हम अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है हमारी, बताइए, लायबिलिटीज में लिखी है तो लायबिलिटीज है। अब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, घटती है तो डेबिट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पर भी लायबिलिटीज का रूल लागू होता है। हमेशा हम जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन करें तो इसी बेस पर संपत्तियों या दायित्वों को डेबिट क्रेडिट करें कि वो एसेट्स है या लायबिलिटीज है। मान लीजिए कोई साझेदार फर्म से कोई संपत्ति उठाकर ले गया, संपत्ति ले गया अपने घर पर, तो संपत्ति कम हुई, संपत्ति कम हुई तो क्या होगा, क्रेडिट। अब वो उठाकर ले गया तो उसकी पूंजी का बैलेंस भी तो कम हुआ होगा, तो वो क्या करेंगे, वो डेबिट करेंगे। संपत्ति कम हुई, संपत्ति कम हुई क्रेडिट, उसके पूंजी का बैलेंस कम हुआ तो वो डेबिट, यानी कि उस पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, संपत्ति को क्रेडिट। पूरी की पूरी पार्टनरशिप इसी पर रूल्स पर डिपेंड करती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ये चीजें सीखी क्या कि संपत्ति और दायित्वों में कमी वृद्धि कैसे की जाती है। इसको हम प्रोफार्मा के रूप में कैसे देखेंगे इसी चीज को, कि अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा बनाते हैं तो उसमें हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग जानते हैं कि किसी भी अकाउंट्स में, किसी भी अकाउंट में, किसी भी खाते में दो पक्ष होते हैं। यहां पे मुझे लगता है अभी अमाउंट की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं चलिए आपके लिए पूरी लाइनें खींच देता हूं। दो पक्ष होते हैं, ये वाला पक्ष होता है डेबिट और ये पक्ष होता है क्रेडिट। उल्टी एंट्री इसमें की जाती है, डेबिट में क्रेडिट वाली आती है और क्रेडिट में डेबिट वाली आती है। अभी मैंने लिखा था संपत्ति में कमी होगी तो क्या होगी। मान लो कोई संपत्ति में कमी हो गई तो उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। संपत्ति में कमी होने पर संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स,
अकाउंट टू, उस संपत्ति को रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे यदि उस संपत्ति में कमी होती है। तो यहां कोई संपत्ति का नाम नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहां एसेट्स लिखा है। अगर प्रश्न में कहते हैं कि फर्नीचर में कमी हुई है तो टू फर्नीचर अकाउंट, एसेट्स की जगह पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आता है जिसमें कमी हुई है। मान लीजिए फर्नीचर में कमी हुई है तो टू फर्नीचर अकाउंट, मशीन में कमी हुई है तो टू मशीन अकाउंट, डेटर्स में कमी हुई है तो टू डेटर्स अकाउंट। यहां पर संपत्तियों को क्रेडिट करना है, यानी कि संपत्ति यदि कम है तो क्रेडिट कर देंगे और यदि बढ़ेगी तो बाई एसेट्स अकाउंट, बाई एसेट्स अकाउंट। यानी कि मैंने अभी बताया था ये, यानी कि इसको एक दूसरे तरीके से हम कैसे लिखेंगे, या मैं यहां पर ही लिखवा देता हूं कि संपत्ति में कमी, ये हमने लिखी संपत्ति में कमी और ये हमने लिखी संपत्ति में वृद्धि। भवन में वृद्धि हो गई बाई बिल्डिंग अकाउंट, किसी और संपत्ति में वृद्धि हो गई बाई वो एसेट्स का नाम करके इसमें कमी वृद्धि हम दिखाते हैं। लायबिलिटीज में आते हैं, लायबिलिटीज क्योंकि ये टू लिखा जाएगा, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट। क्या आया है टू, और संपत्तियां तो होती हैं डेबिट जब बढ़ती हैं, लायबिलिटीज इसका उल्टा होता है, संपत्तियां और दायित्व एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। जब संपत्तियां कम हो रही हैं तो क्रेडिट, और दायित्व कम हो रहे हैं यानी दायित्व क्रेडिट हो रहे हैं तो वो क्या किए जाएंगे, वो किए जाएंगे क्रेडिट, जब वो उसमें वृद्धि हो रही थी। दायित्वों में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि कैसे है, किसी लेनदार को ज्यादा पेमेंट करना है या नया ऋण कोई बन के आ गया, किसी का आउटस्टैंडिंग थे वो हमने एंट्री नहीं की, वो यहाँ जो भी वृद्धि है नहीं है सब यहां लिखी जाएगी। इसका उल्टा अगर हम लायबिलिटीज को डेबिट कर दें बाई लायबिलिटीज अकाउंट, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है यहाँ पे लायबिलिटीज डेबिट हो रही है, यहाँ पे संपत्ति में वृद्धि यानी कि दायित्वों में कमी, दायित्वों में कमी, उल्टा है कमी वृद्धि वृद्धि कमी, कमी वृद्धि वृद्धि कमी। अब यहां पर हम ये इस चार के अलावा रिवोल्यूशन अकाउंट में मैंने पहले ही बताया था कि संपत्तियों में दायित्वों के घटे हुए मूल्य और बढ़े हुए मूल्य को लिखा जाता है, यानी संपत्तियों में कमी होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में की जाएगी, वृद्धि होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में की जाएगी, दायित्वों में कमी वृद्धि होती है तो वो रिवोल्यूशन, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट केवल संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में जो कमी वृद्धि हुई है उन कमी और वृद्धि को एडजस्ट करने के लिए बढ़ाया जाता है, ना कि उनके मूल्य लिखने के लिए। अगर 2000 की कमी हुई है तो कमी लिखी जाएगी, नया मूल्य जो भी बना है वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है। कुछ बच्चे जितने की हो गई वो उतने लिख देते हैं, मान लो भवन पहले 40 का था 45 का हो गया तो वो 45 लिख देते हैं, जबकि 45 नहीं आने, ये कमी वृद्धि के लिए अकाउंट है, 5000 ही आएंगे, 45 जाएंगे नई बैलेंस शीट में। 40 वो थे, 5 तुमने बढ़ाए, कितने हो गए 45, तो ये कमी वृद्धि का ही अकाउंट है, कमी वृद्धि वृद्धि कमी, है ना। तो कमी वृद्धि पे ही ध्यान देना है, कभी इसमें आप नया मूल्य लिख दें। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसका टोटल लगाते हैं हर अकाउंट का, ये वृद्धि है, ये हमारा फायदे वाला बच्चे, यदि ये टोटल ज्यादा आता है तो फर्म को क्या हुआ है, लाभ हुआ है, वो लाभ यहां पर ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, टू ट्रांसफर टू, या ऐसे लिख देते हैं, चलिए ये लिख देते हैं, टू ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमें मान लेते हैं लाभ हुआ है, लाभ हुआ, देखो हमने क्या लगाया, टू क्यों लगाया, पार्टनर्स को लाभ होने पर टू यानी क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, लाभ होने से उनकी पूंजी में वृद्धि हो गई, और पूंजी में वृद्धि हो गई तो पूंजी किस साइड लिखी होती है, लायबिलिटीज में, और लायबिलिटीज जब वृद्धि होती है तो लायबिलिटीज में वृद्धि होती है तो वो
क्रेडिट में आती है, इसलिए लाभ होता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। देखा यहाँ पर लाभ बांटने पर भी केवल कमी और वृद्धि यानी डेबिट क्रेडिट वाला रूल्स लगा, जो मैंने बताया था। संपत्ति बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, घटती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और घटती है तो डेबिट करते हैं। पूंजी हमारी लायबिलिटीज है, लाभ बढ़ने से साझेदारी की पूंजी बढ़ गई यानी दायित्व पक्ष बढ़ गया, और दायित्व पक्ष बढ़ गया इसलिए उन साझेदारों को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। जितने भी पार्टनर्स होंगे, दो की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिख देंगे हम 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट, जो भी उनका रेशियो होता है उस लाभ को बांट देते हैं। यदि इधर का टोटल ज्यादा आता है तो यहाँ पर हम बाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां इनको हानि हुई है, यहां पर हानि बढ़ती है और यहां पर बढ़ता है लाभ। हानि होने से पार्टनर्स की कैपिटल को मैंने डेबिट किया। क्यों किया पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट? पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट यानी कि लायबिलिटीज डेबिट, और जब लायबिलिटीज डेबिट होती है तो यानी कमी हो रही है, और हम जानते हैं कि हानि होने से पूंजी में कमी हो जाती है। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट था, इसकी एंट्रीज आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगी कि किस तरह। हम एंट्री को भी एक बार समझ लेते हैं कि यदि संपत्तियों में कमी हो रही है तो यहीं से बना सकते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट तो उस एसेट्स का नाम टू एसेट्स अकाउंट और टू लायबिलिटीज का। यहां वृद्धि होने पर अगर इनमें संपत्ति में वृद्धि हो रही है और लायबिलिटीज में कमी हो रही है तो वो भी एंट्री एक साथ की जा सकती है। उस एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। टू रिवॉल्यूशन अकाउंट यानी ये टू हो रहा है तो रिवॉल्यूशन डेबिट होगा, और ये डेबिट हो रहा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बाकी की इसकी जनरल एंट्रीज आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स के रूप में मिल जाएंगी। आगे जब आएंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।